खमागणी जय माता जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजपूत सोसाइटी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जी जाडेजा साहब, साथ ही साथ श्री उपेंद्र सिंह जी से। सर, पहले तो आपके परिचय और कुछ अन्य बातें हुई, मैं पूछना चाहूँगा कि जाडेजा का इतिहास क्या रहा, किस तरह से इसको आप कहना चाहेंगे? जी हुकुम। खमागणी सर जो जाडेजा राजपूत से अभी इंडिपेंडेंस टाइम में 3 डिस्ट्रिक्ट में शासन करते थे, कच्छ, जामनगर और राजकोट। और जो रूलर जितने कम्युनिटीज़ है गुजरात में, उसमें सबसे बिगेस्ट राजपूत कम्युनिटी जाडेजा राजपूत है। और ये जाडेजा राजपूत एक्चुअली सर उसकी हिस्ट्री ऐसे तो कृष्ण के वंशज डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हम लोग मानते हैं सब। हमारे जो वही खाता में बारोट के चौपड़े में सब जगह लिखा है। बट जो नॉन हिस्ट्री है जो वो 686 विक्रम संवत से जो हमारी स्टार्ट होता है, हमारे राजा देवेंद्र थे, उसके वो जो इस्लाम की क्रांति हुई तो उसके सामने की लड़ाई हुई और उनको राजा देवेंद्र को ईरान के बादशाह ने जाम की पदवी दी थी, जाम का टाइटल दिया था। और 686 में उनका जब हार हुई उमर खलीफा के सामने, तो फिर उनके जो 3 लड़के थे, और टोटल 4 थे, अस्पत इस्लाम हो गया था बड़ा लड़का, गजपत, नरपत एंड भूपत। वो तीनों ने 80,000 फैमिली और 7 लाख कैटल के साथ माइग्रेशन किया था टुवर्ड्स दी अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में गिजनी जो है, गिजनी, उसमें जो बादशाह था उसको हरा के जाम नरपत थे उनको ये राजा बनाया था। और जो जिसमें से जाडेजा राजपूत आए हैं, जाम नरपत से, गजपत से चूड़ासमा सरवैया आए हैं और भूपत से भाटी आए हैं। सब उन्हीं के 3 भाई थे। और बाद में उसे 18 साल अफगानिस्तान शासन करने के बाद सिंधु नदी है, सिंध जो अभी पाकिस्तान में है, वो सिंध हम लोगों ने जीता था, समाजी ने। उस वजह से उसकी सरनेम है वो समा राजपूत के नाम से हुआ था। और 1185 में जाम जाडा जी थे जो सिंध के राजा, उनका कोई लड़का नहीं था तो उनके छोटे भाई वेरिया जी थे, उसके 2 लड़के थे, लाखा जी और लाखिया जी, वो दोनों को दत्तक लिया था। और जाम जाडा जी के लड़के इसलिए उसका नाम जाडेजा रखा, लाखा जी जाडेजा, विक्रम संवत 1185 में। और कच्छ भी पहले 825 में जीता था। और जाम जिसको कहते हैं लाखा फुलानी, बहुत फेमस राजा, वो भी उस पीढ़ी में हुआ था। दूसरी बार फर्स्ट जाडेजा थे लाखा जी जाडेजा, उन्होंने 1203 में, विक्रम संवत 1203 में कच्छ को जीता था। और जो सिंध में भी राज था और कच्छ में भी राज था। सिंध में 1450 विक्रम संवत तक रहा और कच्छ में हमेशा रहा। और उधर से 1575 में जाम रावल थे, एक प्रतापी राजा, उन्होंने सौराष्ट्र जीत लिया था, जामनगर, राजकोट सब इलाका जीता था। और 1596 में उन्होंने जामनगर की स्थापना की थी, जामनगर सिटी की। और जामनगर, ध्रोल, जो राजकोट, गोंडल, ये सभी जामनगर से निकली हुई शाखाएं हैं। और बिगेस्ट स्टेट ऑफ दी सौराष्ट्र है जामनगर। और उसका हमेशा बहुत भव्य इतिहास रहा है। और जो अपने आश्रय आता है उसकी रक्षा करना, जाडेजा राजपूत का बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। उसके लिए हजारों बलिदान दिए हैं। लास्ट में जाम दिग्विजय सिंह ने पोलैंड के 1000 बच्चे और महिलाओं को शासन दिया था, सब आजकल पेपर में आता है, वो भी बहुत बड़ी घटना है। ये हिस्ट्री है जी। वन ऑफ द मोस्ट फियर्स फाइटर्स ऑफ द वर्ल्ड थे जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आधुनिक युग की बात करें तो भी वो चाहे अजय जाडेजा हो या रविंद्र जाडेजा, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही बड़े नाम हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विचार डॉक्टर जाडेजा साहब के थे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तकरीबन 7-8 साल पहले एक मैगजीन शुरू की थी राजपूत सोसाइटी, काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एकाएक कुछ आपकी व्यस्तता के कारण आगे थी सोसाइटी, राजपूत सोसाइटी आपने कैसे शुरू की और आगे क्या कुछ प्लान है आपको इसको लेकर? जी, राजपूत सोसाइटी तकरीबन 7 से 8 साल पूर्व
भवानी सिंह जी पीपाड़ा जी मेरे एक सीनियर थे, उनके द्वारा संचालित होती थी। जी उसके बाद में उन्होंने इसका भार मुझे सौंपा कि आप इसे जारी रखें। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस मैगज़ीन को और आगे राजस्थान भर में, पूरे भारत में और बाहर भी भेजूं, और काफ़ी जगह तक हम लोग इसमें सक्सेस भी रहे, सफलता भी मिली हमें। लेकिन पत्रकारिता में जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार मिला राजस्थान पत्रकार संघ का, जी तो पूरे राजस्थान में घूमना होता था, समय का अभाव था, फिर मुझे अपना पर्यटन व्यवसाय भी देखना पड़ता था। तो वो बीच में एक 2 साल 3 साल का एक गैप आ गया। अब हमने गांधीनगर में अपना एक ऑफिस स्थापित किया है, जी वहीं से हम लोग राजपूत सोसाइटी को प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्योंकि आजकल अगर वर्तमान में आप देखें, बच्चे हैं चाहे कोई भी हैं, पढ़ने का इतना समय नहीं मिलता जी है। तो हम उसको कुछ ऐसे अंक लेकर के आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्षत्रिय वंशावली, जी वो 600 पेज की ये किताब है। जी स्वर्गीय अचल सिंह जी भाटी अपने देहांत से पहले उनकी भी इच्छा थी जी कि उस किताब को वापस से लाया जाए। तो राजपूत सोसाइटी उस पर काम कर रही है, उस पर पूरा शोध पूरा हो चुका है। तो क्षत्रिय वंशावली 600 पेज की है। पद्मिनी के ऊपर जो विभिन्न विद्वानों ने, साहित्यकारों ने जो शोध किया है, उस पर भी एक किताब हम ला रहे हैं। तो अब हम लोग राजपूत सोसाइटी को छमाही अंक के रूप में आप लोगों के सामने लाएंगे, ताकि युवा पीढ़ी और जो हमारी और जो लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इतना परिचित नहीं है हमारी परंपराओं और इतिहास से, उन तक ये जानकारी पहुंचे। जी हुक्म। लास्ट में एक मिनट में मैं आपका चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे क्षत्रिय बंधुओं को? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमारे जितने युवा हैं जो आज स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं, उन सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितना भी आपको समय मिले, अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से, अपने गांव से, अपने ठिकानों से जुड़े रहें। भले ही आपको साल में 4 दिन का समय मिलता हो, लेकिन समय आप निकालिए, अपने बुजुर्गों के साथ आप बैठिए, उनसे अपनी पूर्वजों के बारे में जानकारी लीजिए, परंपराओं के बारे में जानकारी लीजिए। ऐसा सौभाग्य आपको पुनः नहीं मिलेगा। हमारी ऐसी गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करने वाली ये अंतिम पीढ़ी है। अगर आप इनसे कुछ लाभ उठा सकते हैं तो आने वाली पीढ़ियों पर भी आप बहुत बड़ा एक एहसान करेंगे। इसलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी परंपराओं, संस्कारों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप क्या कुछ एक मिनट में कुछ संदेश देना चाहेंगे आधुनिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए? इस आधुनिक युग के अनुरूप राजपूत बच्चों को अभी बिजनेस सीखना चाहिए, जी, वो मेरा संदेश है। जी और संस्कृति को मेंटेन किए, वो साथ में संस्कृति भी भूलना नहीं है, जी तभी हम सुखी रह पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आज हमारा राजपूत सोसाइटी जो यूट्यूब शुरू किया है, आपको मालूम है कि उपेंद्र सिंह जी मैगजीन तो चला रहे हैं और इसको हम वापस शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, इसलिए इस चीज़ को शुरू करना ज़रूरी था और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद भी ज़रूरी था। इसलिए डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा साहब और उपेंद्र सिंह जी प्रथम अंक में मेरे साथ जुड़े। तो बस आप भी जुड़ते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राजपूत सोसाइटी। खमागणी, जय माता जी, आप सबका अभिवादन है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे क्षत्रिय समाज के लिए हम एक नया यूट्यूब लेकर आ रहे हैं जिसका कि नाम है राजपूत सोसाइटी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच मौजूद है हमारे क्षत्रिय समाज के 2 जानी परिचय हस्ती। सबसे पहले हैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जी जाडेजा साहब, जो कि अखिल गुजरात युवा संघ के अध्यक्ष मेन ट्रस्टी हैं। साथ ही साथ आप अखिल भारतीय धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप श्री उपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं, जो कि राजपूत सोसाइटी राष्ट्रीय स्तर की एक पत्रिका है, उसके फाउंडर, एडिटर हैं, संपादक हैं। साथ ही साथ एक पत्रकारों का एक बहुत ही बड़ा संघ है IFWJ, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। और
अन्य कई सामाजिक और सबसे बड़ी चीज़ बिजनेस में भी, टूरिज्म बिजनेस में भी जैसलमेर में आप लगे हुए। आप डॉक्टर जयेंद्र सिंह जी जाडेजा, अगर हम कैरियर की बात करें तो पहले सिविल सीजी हॉस्पिटल में वहाँ पे डीन थे, फिलहाल यहाँ पे डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में आप फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। तो एक बार फिर से हुक्म खमागणी आपको। और सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि हुक्म आपकी नज़र में क्षत्रिय समाज के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या आपके विचार हैं? जी खमागणी सर, हुक्म। मैं सर ये ऐसा मानता हूँ, जी क्षत्रिय समाज को खुद को अपने को अभी डेवलप करना पड़ेगा। जी कोई हमारे लिए ये करेगा वो नहीं हो सकेगा। जी खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। और हर जगह पे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी तो हो ही सकती है। जी ये हमारी संस्था ने अभी तक 8 संस्था बनाई है जो करोड़ों की संस्था है। जी जैसे राजपूत गर्ल्स के लिए छात्रावास राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर बनाया है। जी एक आईएएस भवन अहमदाबाद में बनाया है, राजपूतों का फर्स्ट आईएएस कोचिंग भवन है भारत में। जी ऐसी टोटल 8 संस्थाएं बनाई है। तो खुद करके, समाज का कंट्रीब्यूशन करके, खुद ही मेहनत करके हमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, आधुनिक युग जैसे आ रहा है, जी अभी बिजनेस का युग आ रहा है सारे वर्ल्ड में, जी तो हमें कैसे बिजनेसमैन बनना है, महिला एंटरप्राइज भी, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, वो करके आधुनिक युग के अनुरूप बिजनेस कैसे करना है, जी। कौन सा करना है, और उसके लिए क्या क्या हमें साधन जुटाने हैं, कौन सा नॉलेज चाहिए, वो खुद हमें प्रमोट करना चाहिए और उसी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी दैट इज माई ओपिनियन। जी हुकुम। इसी क्रम में मैं श्री उपेंद्र सिंह राठौड़ साहब से पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, राजपूत सोसाइटी के फाउंडर एडिटर हैं और साथ ही साथ IFWG के अध्यक्ष हैं, पत्रकार। तो ये जो हमारा इतिहास है उसको लोग दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं, और इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? खमागणी, ओके। राजपूत सोसाइटी को शुरू करने के लिए उसको मेरा एक उद्देश्य था कि आज जो शिक्षा के लिए बच्चे बड़े शहरों में जाकर के पढ़ रहे हैं, उनका विचारों का आदान प्रदान दूसरों के साथ में होता है। उसके साथ साथ मैंने कहीं देखा था, कई बच्चों से बात होती थी, युवा साथियों से बात होती थी, लेकिन उनके पास में, बच्चों के पास में अपने समाज के बारे में, जी। अपने पूर्वजों के बारे में, इतिहास की पूरी जानकारी नहीं। जी तो उन जानकारियों का समावेश करने के लिए उनको इकट्ठा करके राजपूत सोसाइटी में हमने ये एक मंथली प्रयास किया था। लेकिन पत्रकारिता में और मेरे खुद के अपने निजी सामाजिक कार्यों के कारण मैं इतना समय नहीं दे पा रहा था उसमें। तो अब उसके अंदर यही उद्देश्य था कि हम लोग बच्चों तक जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो इतिहास के जो फैक्ट्स हैं, उन तक पहुँचाएँ। उसके लिए मैंने एक अपने ही गांव से उसकी शुरुआत की थी कि गांव के नाम पर मैंने एक सैनणी धरा की पावन स्मृतियां करके एक किताब मैंने लिखी थी। उस किताब में संकलन था कि आपस में हमारा सामाजिक ताना बाना कैसा था, हम लोग किस तरह आपस में एक दूसरे की मदद से गाँव में रहते थे, उसमें सभी जातियों का आपस में कैसा सहयोग होता था। एक फैमिली ट्री मैंने बना करके दी है, वो सभी तक पहुंचाई है। उस फैमिली ट्री में जो संस्थापक हैं, जोधपुर के संस्थापना उनसे लेकर वर्तमान तक का उसमें ब्यौरा दिया हुआ है, ताकि बच्चों को पता लगे, वो गौरवान्वित महसूस करें कि किस तरह का स्वर्णिम इतिहास उनका रहा है और किस तरह की परंपराएं हमारी थी। उन परंपराओं का हम लोग उस किताब के अंदर देते रहते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। उन परंपराओं का क्या महत्व था, हमारे पूर्वज जो थे वो किस तरह से इसको पालन करते थे, और वर्तमान समय में हम अपने स्टडी के साथ में, अपने बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ में किस तरह से इन चीज़ों को आदान प्रदान कर सकते हैं। चाहे वो हमारा खान पान हो, पहनावा हो, हमारा आर्ट है, कल्चर है, उस सब के बारे में हम लोग उसमें जानकारी देते रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं, डॉक्टर साहब वैसे तो हैं डॉक्टर, लेकिन समाज के लिए, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों से मैं इनके संपर्क में हूँ,
समाज के लिए आप इतना सोचते हैं कि शायद हो सकता है कभी कोई दवाई लिखना आप भूल जाए, लेकिन समाज के बारे में कभी कोई दिन आप नहीं भूलते हैं। तो ये जो सर आपका अखिल भारतीय जो धर्म सभा का जो आपका समिति है और जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ आप करते हैं, क्या कुछ होता है इसमें? जी सर, इसमें अभी साहब ने बताया, राठौड़ साहब ने, जी ऐसा ही है कि अपना राजपूत लड़का या लड़की कोई बहुत आगे बढ़ जाएगा, जी। बहुत बड़ी पोजीशन में जाएगा, पर राजपूत संस्कृति भूल जाएगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। उसका जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और कहीं की नहीं रहेंगे। वो सोच करके राजपूत के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए और स्पिरिचुअली धर्म, हम हिंदू धर्म का एक पार्ट होने के राजपूत क्षत्रिय संस्कृति में क्या क्या चीज़ आती है, किस चीज़ का पालन करना चाहिए। उस संस्कृति को इस हम काफ़ी साल से ऐसे करते ही है, अपने शहीदों को याद करना, दूसरे हर साल उसको जो प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में अपने इतिहास को जानना, उसको मेंटेन करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे जो क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन है, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन का एक फेडरेशन विद 300 ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़े हुए हैं और करके राजपूत संस्कृति टिकी रहे, उस उद्देश्य से ये क्षत्रिय धर्म संसद का गठन किया है। और अभी लास्ट ईयर ही हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम वाराणसी में किया था, क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन किया था और अबाउट 300 राजपूत संस्थाएं 18 स्टेट से उसमें जुड़ी है। विपिन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा अभिवादन का एक तरीका होता है खम्मा गणी, तो इनफैक्ट ये क्या चीज़ है? और ये क्योंकि हम कभी कभी रॉयल फैमिली से बात करते हैं तो पूरा खम्मा गणी नहीं बोलते हैं, कुछ लोग खम्मा बोलते हैं, कुछ गणी खम्मा बोलते हैं, तो ये एग्जैक्टली है क्या चीज़? देखिए, जहाँ तक इस विषय पर कई भ्रांतियाँ हैं, कई चीज़ें हैं। कुछ लोग इसे क्षमा घणी, बहुत अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। तात्पर्य तो यही था कि जब राजपूत अपनी सेवाएं मुग़ल दरबार में देते थे या कोई सामंत अपने राजा के सामने या जागीरदार या ठाकुर अपने से बड़े व्यक्ति के सामने अपनी बात प्रारंभ करता था, तो ये क्षमा अपभ्रंश है क्षमा का, लेकिन घणी जो शब्द है वो अपभ्रंश है धनी का। तो हम जो धनी मतलब हमारा जो राजा हैं, हमारे ठाकुर हैं, जागीरदार हैं, हमसे बड़े हैं, तो क्षमा धनी, तो धनी से हम क्षमा मांगते थे पहले अपनी बात प्रारंभ करने से पहले, कि मुझे बात कहते हुए स्पष्ट बात कहते थे। राजपूतों का एक स्वभाव होता था कि वो जो भी बात कहते थे बिना किसी लुकाव छिपाव के स्पष्ट बात कहते थे और खरी खरी बात कहते थे। तो अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले वो अपने धनी से क्षमा मांग लेते थे, तो वो कहते थे क्षमा खमा घणी, ये उसका ब्रंज है। और जो कुलीन घरानों में आपने देखा हो वो खमा कहते हैं, वो सिर्फ क्षमा का ही अपभ्रंश है, उनका धनी कोई नहीं है। तो ये शब्द उससे बना हुआ है। डॉक्टर जयेंद्र सिंह जी जाडेजा साहब से और साथ ही साथ उपेंद्र सिंह जी से, इससे पहले कि मैं समाप्ति की ओर बढ़ूं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है और आप दोनों से ही आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर आप हमारे एपिसोड और देखना चाहें तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। और बस मिलते हैं बहुत जल्दी। हर सप्ताह या हर 15 दिन में एक नए विषय के साथ हम चर्चा करेंगे, तो देखते रहिए राजपूत सोसाइटी।